कल हम लोगों ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ा था। आज हम लोग 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, जो कब आया था? तो 2003 में। अब इसमें किसमें अमेंडमेंट किया? तो 8 शेड्यूल। आपको पता है शेड्यूल का मतलब? शेड्यूल एक लिस्ट होता है। जैसे किसी आर्टिकल में अगर कुछ लिस्ट हैं, उसको हम किस में डाल देंगे? शेड्यूल में, और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे लगा देंगे। जो भी आर्टिकल से रिलेटेड होता है शेड्यूल, ठीक है। तो 8 शेड्यूल टोटल। अभी कितने शेड्यूल है हमारे पास? 12 शेड्यूल टोटल है हमारे, है ना। तो 8 शेड्यूल में 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को जोड़ा गया किस शेड्यूल में? तो 8 शेड्यूल में। अब आप लोग को पता है ये क्या है? 8 शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है ना। कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए? अब चूंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, यहां बहुत सारी भाषाओं को बोला जाता है। अब जर्मनी हो या इटली हो, वहां एक भाषा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे यहां कल्चर डिफरेंट पाए जाते हैं, वैसे ही यहां पर लैंग्वेज भी डिफरेंट तरीके के पाए जाते हैं। तो सारे लैंग्वेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। अब हिंदी कैसे है ऑफिशियल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज क्या होते हैं, उनके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कि 8 शेड्यूल क्या कैरी करता है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज को कैरी करता है। और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज जो प्रेजेंट में है वो है 22। ठीक, तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे क्या है। तो देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ यानी 26 जन 1950 को, तो जो 8 शेड्यूल था उसमें कितने लैंग्वेज थे? तो उसमें 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस वहां पर थे। ठीक, कौन कौन से हैं वो हम लोग आगे देख लेंगे हम, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ में आ गया ना। तो टोटल कितने हैं प्रेजेंट में? 22। लेकिन जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय कितने थे? तो 14 थे। 15वां जो लैंग्वेज है, 15 लैंग्वेज जो है वो सिंधी है। और वो कब जोड़ा गया? 1971 में जोड़ा गया। किस अमेंडमेंट से? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी जो है वो 15 लैंग्वेज बना। तो कई बार पूछता है कि 15 लैंग्वेज कौन बना? तो क्या जवाब होगा हमारा? जो है सिंधी बना। किस सन में? 1971 में। और किस अमेंडमेंट से? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब 71st अमेंडमेंट होता है किस सन में? 1992 में। और यहां पर 3 लैंग्वेजेस को और जोड़ा जाता है 8 शेड्यूल में, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इन 3 लैंग्वेजेस को और जोड़ा गया 71st अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में। क्लियर हो गया। अब कितने लैंग्वेज हो गए टोटल? 14 पहले थे, 4 और आगे 3 यहां, 1 सिंधी। कितने हो गए? अब 18 लैंग्वेजेस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आज हम लोग अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, उसी में 4 लैंग्वेज जोड़े गए। कौन कौन से? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज जोड़े गए। तो टोटल नंबर कितने हो गया लैंग्वेजेस का? 22। क्लियर है? क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट में कितने लैंग्वेज हैं? 22। और इन लैंग्वेज की अगर हम लिस्ट देखें तो इस तरह से है। ये है 22 लैंग्वेज। जैसे इसमें आसामी हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ा हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, सिंधी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया, मराठी हो गया और संथाली हो गया। तो ये टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? 22। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में इनमें से कोई लैंग्वेज आता है और ये पूछता है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इनमें से कोई रहेगा तो उसको कह दोगे हाँ ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे अभी पूछ दे छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी है क्या ऑफिशियल लैंग्वेज? इसमें लिखा हुआ है क्या कहीं छत्तीसगढ़ी? नहीं। भोजपुरी अगर पूछे तो नहीं, लेकिन मैथिली है ना। डिमांड हमेशा बनी रहती है
छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ी को भी शेड्यूल 8 में डाला जाए, है ना। भोजपुरी वाले कहते हैं कि भोजपुरी को भी डाला जाए, ठीक। तो इन्हीं 22 में आपके ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, यही 22 हैं। इनको एक बार ससरी निगाह से पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा, और खास करके जो अमेंडमेंट से जुड़े हैं उनको जरूर याद रखना, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े अगर हम, तो कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स ले लेते हैं। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो पार्ट 17। अब देखो पार्ट जो लिखे होते हैं वो रोमन में भी लिखे होते हैं, है ना। अगर रोमन गिनती हमको आनी चाहिए, रोमन गिनती आती है ना, तो ये 17 ऐसे लिखा हो चाहे 17 ऐसे लिखा हो, ठीक। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में है? पार्ट 17। और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हैं? तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक पार्ट 17 के पार्ट हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल? 343 और फिर वहां से 351 तक। ये क्लियर हो गया? थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो आर्टिकल 343 है, ये इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज? इंडिया मतलब यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो संघ की राजभाषा है। याद रखना, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। इंडिया का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इंडिया का क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा समझते हो? जैसे अगर जर्मनी है तो जर्मन है वहां का राष्ट्रभाषा, वहां एक ही भाषा बोली जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते हैं, तो वहां की राष्ट्रभाषा क्या हो गई? इंग्लिश। इटालियन हो गई इटली की राष्ट्रभाषा। इंडिया में राष्ट्रभाषा हम किसको कहेंगे? है ना, भिन्न भिन्न लोग और उनकी भिन्न भिन्न भाषाएं, है ना। कहते ही हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं तो लैंग्वेजेस डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज होता क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस भाषा में कामकाज होगा, जिस भाषा में वर्क होता है, उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, जो इंडिया यानी यूनियन, उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी काम करने की जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो क्या है? वो हिंदी है। ध्यान रखना, 343 के तहत जो इंडिया का ऑफिशियल, यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो क्या है? तो हिंदी है, ठीक। अब यहां पर इसमें कई क्लॉज है, मतलब अगर हम क्लॉज 1 की ही बात कर रहे हैं अभी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हिंदी तो लिपि होती है, वो देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। आप लोगों को पता है ना हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। तो देवनागरी लिपि में बाकी चीजें तो लिखी जाएंगी, बट नंबर नहीं लिखे जाएंगे। यहां साफ साफ 343 में भी लिखा है कि नंबर जो है वो इंटरनेशनल पैटर्न पर ही लिखे जाएंगे। यानी हिंदी में आप लैंग्वेज नहीं, नंबर नहीं लिख लोगे। जैसे कि हिंदी में 4 ऐसे बनता है, 4 ऐसे बनता है, तो ऐसा नहीं लिखोगे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। 4 जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है वो ऐसा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो हिंदी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन नंबर जो है वो कैसे लिखे जाएंगे? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर ही लिखे जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि चूंकि हम अभी आजाद हुए थे तो इंग्लिश का प्रयोग बहुत ज्यादा था, तो अचानक हम इंग्लिश के प्रयोग को समाप्त नहीं कर सकते थे, ठीक। तो हमारे इसी 343 में ये क्लॉज भी जोड़ा गया कि इंग्लिश को साथ में हम इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश को हम क्या करेंगे? साथ में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से समझना। और कब तक के लिए करेंगे? तो 15 इयर्स के लिए, 15 साल के लिए। हिंदी हमारी क्या रहेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, साथ में इंग्लिश भी रहेगा। और कब तक के लिए? 15 साल के लिए। यानी कब तक के लिए? तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, इसमें 15 साल जोड़ दो, कितना हो गया? 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। समझ में आया? आप लोग को आ रहा है? क्लियर है?
लेकिन एक कमीशन की बात भी कही जाती है। तो 344 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 344 यह भी कहता है कि आपका जो समय समय पर एक कमीशन होगा, तो उस समय क्या होगा वो भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 5 साल 5 इयर्स में 5 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 5 साल बाद और 10 साल बाद 10 इयर्स कमीशन बनाया जाएगा। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 5 साल बाद और 10 साल बाद लैंग्वेज कमीशन को बनाया जाएगा। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 1950, और कब कमीशन बनाना था? 5 साल बाद, यानी 1955 में। ठीक, तो कमीशन बना। तो लैंग्वेज कमीशन कौन सा बना? तो उसको कहते हैं, उसको जो देख रहे थे उनका नाम था बीजी खेर। बीजी खेर के चेयरमैनशिप में 1955 में कमीशन बनाया गया, लैंग्वेज कमीशन बनाया गया। किसके नेतृत्व में? बीजी खेर के चेयरमैनशिप में 1955 में कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1956 को दिया। 1955 में कमीशन बना और इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया। आई बात समझ में? यहां पर एक और वर्ड है, यहां कमीशन एक वर्ड हो गया। दूसरा यहां यह भी कहा गया है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनेगी जो उस कमीशन की जांच करेगी। जो ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी, उस कमीशन के रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? तो पार्लियामेंट कमेटी करेगी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो बीजी खेर की कमीशन की रिपोर्ट को चेक करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उस कमेटी के चेयरमैन थे, उस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत थे। 1960 में फिर से बनना था कमीशन, लेकिन वो नहीं बनाया गया। समझ में आया? 55 में ही कमीशन बना, किसके नेतृत्व में? बीजी खेर के नेतृत्व में, और उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा गया। और पार्लियामेंट की जो कमेटी थी वो किसके उसके चेयरमैन कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। उन्होंने उसको चेक किया रिपोर्ट को। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे। अब जीबी पंत ने अपनी रिपोर्ट दी, है ना? जीबी पंत की रिपोर्ट। फिर 1960 में अगेन कमीशन बना था, तो वो नहीं बनाया गया। लेकिन पार्लियामेंट से एक एक्ट बना, पार्लियामेंट से लैंग्वेज पर एक एक्ट बना। पार्लियामेंट ने 1963 में एक एक्ट पारित किया और उस एक्ट के तहत अंग्रेजी को, इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया गया। इंग्लिश को क्या कर दिया गया? कंटिन्यू कर दिया गया। क्यों? और यहां पर टाइम लिमिट नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? कि फिर से बवाल होना पॉसिबल था, क्योंकि मूवमेंट चल रहे थे, हिंदी लाओ अंग्रेजी हटाओ। बहुत बड़ा मूवमेंट एक तरह से बन गया था कि अंग्रेजी हटाओ और हिंदी लाओ। साउथ इंडिया वाले कहते हैं कि हिंदी क्यों लाओ, तमिल वाला कहेगा कि तमिल लाओ, तेलुगु वाला कहेगा तेलुगु लाओ, कन्नड़ वाला कहेगा कन्नड़ लाओ, हिंदी ही क्यों लाओ। तो ये मजबूरी थी कि अंग्रेजी को साथ में कंटिन्यू किया गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज के रूप में 346 और 347 ये बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इसमें क्या है? तो स्टेट का रीजनल लैंग्वेज क्या होगा? स्टेट का रीजनल लैंग्वेज क्या होगा? तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो अपने स्टेट में बोली जाने वाली एक या एक से अधिक लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज का दर्जा दे सकती है। समझ में आ गया? हिंदी को भी दे सकती है
और हिंदी के अलावा भी चाहे तो कुछ दे सकती है, या हिंदी नहीं भी रखती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अपना रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकती है, कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज बना सकती है, एक बना सकती है या एक से अधिक बना सकती है। और अगर कोई स्टेट रीजनल लैंग्वेज नहीं बनाता है तो इंग्लिश उसका रीजनल लैंग्वेज रहेगा, तब तक जब तक कि वो अपना कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं बना देता। समझ में आ गया? स्टेट जब यूनियन से बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो हमेशा इंग्लिश में करेगा, यहां पर मैंडेटरी है। क्योंकि भाई अगर तेलुगु वाला तेलुगु में भेज कर दे दिया यूनियन को, यूनियन कैसे उसको देख पाएगा? तो स्टेट और यूनियन के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा? इंग्लिश के माध्यम से होगा। लेकिन स्टेट आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए चाहे तो कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश और यूपी ने चुन लिया कि हम हिंदी में ही बात करेंगे, वैसे भी हम लोग को अंग्रेजी कम आती है, तो किस में बात करने लगे? हिंदी में बात करने लगे। कौन? यूपी और मध्य प्रदेश, है ना? बिहार और यूपी बातें कर रहे हैं कि भैया कौन जाए इंग्लिश। हम लोग अपना क्या, अपना लैंग्वेज हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बातें करेंगे। और इसके साथ साथ यही रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे 8 शेड्यूल में शामिल हैं, ठीक है ना? हाँ, ये भी है कि अगर स्टेट चाहे तो वो इन 22 लैंग्वेज जो हमने पढ़ी हैं उनके अलावा भी किसी रीजनल लैंग्वेज को अपना स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज वो डिक्लेयर कर सकता है। और इस तरीके से ये आपने 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने समझा। आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई समस्या है बोलो। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।